एक बार सभी स्टूडेंट्स का फिर से विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। तो अपन लोगों ने लैब असिस्टेंट का जो पेपर सॉल्यूशन का केमिस्ट्री का जो अपना एक सीरीज चल रही थी, उसमें अपन लोगों ने अभी तक जो अपना एक पेपर तो पहले ही 2 वीडियो में डिटेल से एनालिसिस कर लिया था। और अब है प्यारे बच्चों अपना पार्ट 2 जो 29 जून को पेपर हुआ था, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने शायद देख लिया होगा पूरा। मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया कुछ क्वेश्चन, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आज इस क्लास में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज इस क्लास में अपनों बच्चों ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन बचा है, और साथ ही साथ अपने बच्चों 3 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉल्यूशन का जो है, ये बच्चों अपने पास यूनिट जो है बाकी है। आज इस क्लास में प्रत्येक क्वेश्चनों को इन यूनिट के कोरेस्पॉन्डिंग जो पूछे गए हैं उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन की डेप्थ तक जाएंगे, जैसे अपन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चनों का एनालिसिस किया था। तो बच्चों मैं आज की इस क्लास को बच्चों अपना स्टार्ट करता हूं, और इसका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। ये बच्चों अपन से पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है सर? ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि द आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट एल्केन, कि सरलतम एल्केन ज्ञात कीजिए। बच्चों अपन से ये क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से, क्योंकि अपन को पता है कि अपने जो यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है सर सबसे पहले जीओसी है, फिर है अपन से आईयूपीएसी नेम, और फिर आइसोमेरिज्म। उसमें स्टीरियो भी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के कोरेस्पॉन्डिंग इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके केमिकल रिएक्शन, और बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरह से क्वेश्चन इसने पूछे, उनका आज डिटेल में अपन लोग एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अपन से पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप लोग प्लीज वीडियो को ध्यान से समझा, कॉपी और पेन लेके बैठे, और साथ ही साथ इनको नोट डाउन करते जाए कि किस तरह से मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि सरलतम एल्केन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अपने पास क्वेश्चन ये है कि सिंपलेस्ट एल्केन एक्चुअल में है क्या, उसको समझने का अपन लोग प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ये एल्केन है क्या, उसको यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं तो वो कोई भी हाइड्रोकार्बन जो प्यारे बच्चों ये वाला कॉमन फॉर्मूला फॉलो करे कि CN2N+2, यदि ये वाला बच्चों कॉमन फॉर्मूला जो भी कंपाउंड फॉलो करता है बच्चों, वो मेरा हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। मतलब कि CN कार्बन है और बच्चों 2N+2, इस तरह से यदि मोइटी किसकी अवेलेबल है तो प्यारे विद्यार्थियों वो हाइड्रोकार्बन मेरा एल्केन की श्रेणी में आएगा। अब अपन को पता है कि कार्बन में C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3, C4, इस तरह के मैं कार्बनों का डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले बच्चों मैं N की वैल्यू यहां पर क्या लूं कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन प्राप्त हो, तो बच्चों यहां पर N जो है 0 मेरी संभव नहीं है। तो यहां पर N कितनी लेनी पड़ेगी सर? N यहां पर लेनी पड़ेगी 1। और जब प्यारे बच्चों मैं इस फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे पता है एल्केन का पूछ रहा है और एल्केन का मुझे पता है कि फॉर्मूला मेरा बेसिक ये वाला होता है, और यहां पर बच्चों मैं जब N की वैल्यू पुटअप करता हूं उसको इस तरह से समझता हूं। यहां पर N आ जाएगा तो C सर 1 है, हाइड्रोजन सर मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास C1, और H आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2। तो यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला रहेगा प्यारे बच्चों सर, वो आ जाएगा मेरे पास CH4 का। किसका आएगा बच्चों? सर ये आ जाएगा मेरे पास CH4 का, ठीक है। ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को पता होना कि सिंपलतम या सरलतम एल्केन मेरी कौन सी है सर? इसको कहते हैं बच्चों मीथेन। क्या कहते हैं सर? मीथेन कहा जाता है, और जिसका फॉर्मूला रहता है प्यारे बच्चों CH4। तो एल्केन यदि आपको सरलतम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है CH4, और उसको कहते हैं स्टूडेंट्स मीथेन, ठीक है। ओके सर। और यदि आप लोगों को पूछ ले कि एल कीन सरलतम कौन सी है, तो एल्कीन होती है C2H4, और उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने पास इथाइलीन। क्या कहते हैं बच्चों? सर इथाइलीन कहा जाता है। और यदि आप लोगों से वो पूछ ले स्टूडेंट्स एल्काइन कौन सी रहेगी मेरी सरलतम, तो ये एल्काइन जो सरलतम रहेगी वो C2H2 रहेगी, और उसको कहते हैं स्टूडेंट्स एसिटाइलीन। एसिटाइलीन कहा जाता है, यहां कहते हैं बच्चों इथाइन, ठीक है। इस तरह से इसको सिंपलेस्ट होता है C2H2, C2H4 और CH4, ठीक है। ओके सर, ये मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। मीथेन कोई संभव नहीं है। इथेन तो बच्चों 2 कार्बन का हो जाएगा, और इथीन जो है 2
कार्बन का होता है, ठीक है। इसको इथीन भी अपन लोग कहते हैं IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब बच्चों बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि विच कंपाउंड इज ए टर्शियरी एमीन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरा एक तृतीयक एमीन है। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो को अपन लोगों ने जब डिस्कशन किया था, उससे पहले वाला, उसमें अपन लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीयक एल्कोहल कौन सा है, और यहां पर पूछ रहा है टर्शियरी एमीन कौन सा है। तो मैं यदि तृतीयक एल्कोहल की बात करूं तो कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ OH, यदि इसकी वैलेंसी बच्चों यहां पर सर R1 हो जाए या R2 हो जाए और यहां पर R3 हो जाए, तो यहां पर R क्या है सर, R मेरा कोई भी एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्काइल ग्रुप में प्यारे विद्यार्थियों मेरा कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यदि ये कार्बन जिससे बच्चों डायरेक्टली मेरा OH जुड़ा हुआ है, वो प्यारे विद्यार्थियों फर्दर यदि 3 कार्बन से जुड़ जाए स्टूडेंट्स, तो उसको किस कैटेगरी में कहलाता हूं बच्चों, उसको कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास आ जाएगा, ये होगा बच्चों टर्शियरी एल्कोहल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल, या सर टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा, जब कार्बन फर्दर 3 कार्बनों से जुड़ता रहे। अब यदि मैं यहां इस एल्कोहल की जगह हटा करके यहां पर लगा दूं ये NH2, और किसी विद्यार्थी के यदि माइंड में ये वाली चीजें आ रही है, तो उसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग इस एल्कोहल को देख के यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इसको टर्शियरी एमीन मत कह देना, ये टर्शियरी एमीन नहीं है प्यारे बच्चों। ये क्या नहीं है सर, ये टर्शियरी एमीन की कैटेगरी में बच्चों नहीं आएगा, इस बात को आप लोग याद रख लेना, ये टर्शियरी एमीन नहीं है। ये कौन सा एमीन है सर, ये है प्यारे बच्चों, अपने पास एमीन की कैटेगरी है, लेकिन ये बच्चों प्राइमरी एमीन। तो सर एल्कोहल की और एमीन की डिग्री को चेक करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं क्या बच्चों, यस प्यारे विद्यार्थियों, इस एल्कोहल की और इस एमीन की डिग्री को चेक करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। सिंपल एल्कोहल हो, यहाँ पर बच्चों हेलाइड हो जाए, चाहे कोई भी ग्रुप हो जाए, उसकी चेक करने के लिए तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसका अपन लोगों ने पिछले पेपर सॉल्यूशन के दौरान समझा था। लेकिन इस एमीन के कोरेस्पॉन्डिंग अपन को कॉन्सेप्ट क्या देखना होता है बच्चों, सर इस एमीन के कोरेस्पॉन्डिंग अपनों प्यारे विद्यार्थियों जिस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है वो ये है, यदि मेरा कार्बन के साथ प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से CH3 है और ये CH2 है, और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यदि NH2 जो है इस तरह के नाइट्रोजन की यदि तीनों वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है और एक वैलेंसी यदि कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई हुए, तो उस प्रकार के एमीन को प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन कहा जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये तो मैंने ले लिया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में आप लोगों से यदि इस तरह से डिस्कशन करूं प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर मेरा CH3 है और यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों मेरा NH है और यहाँ पर सर मेरा CH3 है। यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन की जो अब की बार वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के द्वारा थी, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर ये 1 कार्बन के द्वारा हो रही है, एक है अपने पास कार्बन और 1 ही हाइड्रोजन है। तो जब प्यारे विद्यार्थियों 2 हाइड्रोजन रहे तो उसको कहते हैं प्राइमरी एमीन, और जब नाइट्रोजन के पास 1 ही हाइड्रोजन हो तो उसको कहते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी एमीन। क्या कहते हैं बच्चों, सर उसको कहते हैं अपन लोग सेकेंडरी एमीन, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया बच्चों थर्ड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड की, हो गया, अब थर्ड की बात करता हूं। अब मेरे पास कैटेगरी ये वाली आ जाए कि इस नाइट्रोजन की प्रत्येक वैलेंसी जो है मेरी सेटिस्फाइड हो जाए सर CH3 के द्वारा, तो उसको कहते हैं बच्चों क्या सर, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इसकी तीनों की तीनों वैलेंसी मेरे मिथाइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड है प्यारे बच्चों, तो उसको कहते हैं अपन लोग टर्शियरी एमीन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर टर्शियरी एमीन कहते हैं। और जब नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी, 2 हो तो प्राइमरी, और कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो उसको टर्शियरी एमीन कहा जाता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन लोग यूज में लेते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको कैटेगराइज करते हैं कौन सा एमीन किस तरह से। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा बच्चों प्राइमरी एमीन। कौन सा हो जाएगा सर, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो ये भी बच्चों प्राइमरी एमीन हो जाएगा मेरा, कहीं कोई समस्या नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और तीनों की तीनों वैलेंसी इस कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टर्शियरी एमीन। क्या हो जाएगा सर, तृतीयक एमीन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में कौन सा एमीन रहेगा बच्चों, ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास एमीन है ही नहीं, ये तो हो जाएगा मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये तो क्या है सर, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर, ठीक है।
एमीन की कैटेगरी में नहीं है, प्लस आ गया ना, तो इसकी बच्चों वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्वार्टरनरी मतलब चतुष्क जो है, इसकी 4 वैलेंसिया यहाँ पर यूज में आ रही है, इसीलिए बच्चों ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, एमीन है ही नहीं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन अपन लोग डिस्कशन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन अपन से पूछ क्या रहा है। ठीक है, ओके सर। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब बच्चों अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो सॉल्यूशन में समझा था कि वो कंपाउंड जिसमें एल्किन के एक कार्बन पे लगे हुए ग्रुप अलग अलग रहने चाहिए, यदि ये ग्रुप अलग अलग है या डिफरेंट डिफरेंट है तो प्यारे विद्यार्थियों वो जीआई या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर देंगे। यदि बच्चों एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप समान हो गए तो वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना था। क्या कह रहा था मैं कि सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ मेरा G1 और यहाँ पर बच्चों G2 जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर नहीं रहना चाहिए। किसके लिए सर? इस जीआई प्रदर्शित करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाने के लिए। ये सेम कंडीशन यहाँ पे रहनी चाहिए कि सर G1 और मेरा G2 जो है प्यारे विद्यार्थियों वो बराबर नहीं रहने चाहिए। यदि प्यारे विद्यार्थियों यदि स्टूडेंट्स ये मेरे G1 और G2 जो है बराबर आ गए, दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए, एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप यदि बराबर आ गए तो बच्चों वो नेवर शो जीआई, कभी भी बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। नेवर शो जीआई, कभी भी जीआई नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ओके सर। अब अपन लोग देख लेते हैं। अब एक्चुअल में हेक्सेन है सब में, इस हेक्सेन को मैं समझ लेता हूं कि सर अपने पास से सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों 6 कार्बन है। इस 6 कार्बन को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 3 ये और 3 ये 6 कार्बन है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1 हेक्सेन है, तो ये बच्चों 1 कार्बन पे 2 3 4 5 और 6 है, मतलब 1 और 2 के मध्य बच्चों मेरे पास एक डबल बॉन्ड कार्बन बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड रहेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है, इसीलिए बच्चों एक ही कार्बन पे दो मेरे ग्रुप है जो समान हो गए, तो ये जीआई नहीं दर्शाएगा। ठीक है, जीआई नहीं दर्शाएगा, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सर अपना ऑप्शन जो सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों हुआ? इसलिए हुआ सर क्योंकि इस वाले ऑप्शन में मेरे दोनों ही ग्रुप जो है अलग अलग नहीं थे, समान थे। यहाँ पर G1 और प्यारे विद्यार्थियों G2 बराबर है, और वो किसके बराबर है बच्चों? सर वो बराबर है मेरे हाइड्रोजन के। ठीक है, इस तरह की मोइटी अवेलेबल थी, इसलिए वो जीआई नहीं दर्शाएगा। ऑप्शन बच्चों इसका ए एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। बाकी वालों को आपको चेक ही नहीं करना है। यदि चेक करना है तो अपन लोग ये यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये वाला ग्रुप मिथाइल हो गया, ये वाला ग्रुप पूरा अलग हो गया। अब देखते हैं कि मतलब 3 पे है तो ये वाला पूरा ग्रुप इथाइल हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप अलग है, और हाइड्रोजन और इथाइल है, हाइड्रोजन और मिथाइल है। यहाँ पर 4th पे है तो ये वाला इथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो मतलब प्रत्येक कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, सिवाय पहले ऑप्शन के जिसमें 1 हेक्सेन में एक ही कार्बन पे मेरे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन थे, इसीलिए ये जीआई नहीं दर्शाएगा। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं ये वाला। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन मीजोफॉर्म ऑफ आइसोमर्स, कि मीजोफॉर्म को कौन सा समवायी अच्छे से तथ्य जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीजो क्या होते हैं? सर मुझे पता है कि मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, मीजो कंपाउंड को यदि आप लोगों को कभी कोई पूछ ले तो सबसे पहले ये देखना है कि भाई मीजो कंपाउंड की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ये रहती है कि इसमें 2 कायरल सेंटर रहने चाहिए। क्या सर? कि 2 इसमें कायरल मेरे पास सेंटर रहने चाहिए। ठीक है, ओके सर। मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 मेरे कायरल सेंटर रहते हैं, और दूसरी सर पॉसिबिलिटी है कि इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर मैं यूं कहूं कि मेरे पास जो है सिग्मा प्यारे विद्यार्थियों वो प्रेजेंट रहना चाहिए। यदि 2 कैटेगरी किसी भी मॉलिक्यूल में यदि वो फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो मीजो कंपाउंड मेरा कहलाएगा। ठीक है, कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाना, तो बच्चों मैं इसको एग्जाम्पल से यदि आप लोगों से समझाने का प्रयास करूं तो प्यारे बच्चों ये है मेरे पास कोई कंपाउंड। ठीक है, इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये मेरे पास कार्बन है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और यही कार्बन है बच्चों, ये मिथाइल मेरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये एक इथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पर ये एक OH है, और यहाँ पर ये प्यारे विद्यार्थियों मेरा हाइड्रोजन है। तो मतलब मिनिमम 2 कार्बन रहने चाहिए, तभी तो प्लेन लगेगा। मिनिमम 2 कार्बन है। ये भी बच्चों कायरल सेंटर है मेरा, ये भी कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर क्या रहते हैं? सर कायरल सेंटर वो कार्बन रहते हैं मेरे पास जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग रहती है।
चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, चारों वैलेंसी अलग अलग और sp3 रहना चाहिए। sp3 है, चारों वैलेंसी अलग अलग, ये मिथाइल के द्वारा, ये हाइड्रोजन के द्वारा, ये OH के द्वारा, ये पूरा ग्रुप अलग हो गया, ठीक। यही पॉसिबिलिटी इस कार्बन के पास है, यहाँ हाइड्रोजन, OH, मिथाइल और ये पूरा ग्रुप अलग अलग, इसलिए यहाँ पर कायरल सेंटर कितने हैं सर, कायरल सेंटर 2 है। और ये पूछा कि 2 कायरल सेंटर रहने चाहिए, मतलब पहली वाली तो अपने इसमें फॉलो कर रहे हैं। दूसरी क्या इसमें प्लेन लग रहा है, यस सर, इसमें प्लेन एब्सोल्युटली लग रहा है, इसमें सर प्लेन जो है मेरा बिल्कुल लग रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है सर, इसमें प्लेन सर मेरा ये वाला प्लेन बिल्कुल लग रहा है। यहाँ से यदि इस मॉलिक्यूल को मैं काटूं स्टूडेंट्स, यहाँ से इस मॉलिक्यूल को काट दूं मैं, बिल्कुल बीच में से इस मॉलिक्यूल को यदि काट दिया जाए तो ये आधा नीचे आ जाएगा, आधा ऊपर आ जाएगा बच्चों, पूरा मिरर इमेज बन जाएगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ सिग्मा मेरा प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ये सारी कंडीशन होने के कारण ये मेरा एक कंपाउंड कैसा हो जाएगा सर, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चों मीजो कंपाउंड की कैटेगरी में मैं इस कंपाउंड को रख दूंगा। अब इस मीजो कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहती है, ये तो थी बच्चों मीजो कंपाउंड के लिए बनने के लिए शर्तें। अब मीजो कंपाउंड खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रहती है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर इसमें सिग्मा या प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है बच्चों, या सममित तल प्रेजेंट है, तो सर सममित तल प्रेजेंट रहने की वजह से ये मेरा रहता है सर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या रहता है बच्चों सर, ऑप्टिकली मेरा यह प्रकाशिक रूप से ये अक्रिय रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या प्रकाशिक रूप से अक्रिय रहता है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब थर्ड है कि सर थर्ड क्या रहेगा सर, थर्ड ये रहेगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होने की वजह से ये बच्चों एकाइरल श्रेणी में चला जाएगा, एकाइरल श्रेणी में चला जाएगा। अब अपन को प्यारे विद्यार्थियों पता है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहता है वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो सिग्मा या मैं कह सकता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरी प्रेजेंट है, इसलिए ये बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। ये पीपीएल लाइट को या प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों घुमाएगा नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव या एकाइरल की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों मिजो कंपाउंड। और जब अपन लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको समझेंगे कि एक्चुअल मिजो कंपाउंड क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर क्या होते हैं, उनको डिटेल से समझेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आता हूं कि सबसे पहले ये कह रहा है कि मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, लेकिन होता क्यों है सर, होता इसलिए कि यहाँ पर इंटरनल कंसंसेशन रहता है। क्या रहता है सर, आंतरिक जो है वो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन मेरा रहता है, ठीक है बच्चों। इंटरनल कंपनसेशन क्या हुआ बच्चों सर, इंटरनल कंपनसेशन ये होता है कि बच्चों मान लीजिए कि इसने लाइट को, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है तो ये लाइट को घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को। यदि इस ऊपर वाला कायरल सेंटर ने प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल लाइट को बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा दिया, मतलब क्या कह रहा हूं सर, वामावर्त घुमा दिया, ठीक है। मान लीजिए वामावर्त इसने एक्स डिग्री से घुमा दिया, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन इसका एक्स डिग्री है, वामावर्त या फिर मैं कहूं राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ठीक उसी एंगल से ये नीचे वाला कार्बन भी बच्चों विपरीत एंगल से उतनी ही डायरेक्शन में घुमा देगा जितना यदि वो दक्षिणावर्त था तो ये वामावर्त होगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये लिवो रोटेटरी घुमाएगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल लाइट को घुमा करके ओवरऑल कंपाउंड को बच्चों क्या बना देगा सर, ऑप्टिकली एक्टिव जीरो हो जाएगा। जब इसका अल्फा यानी जिसको स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, विशेष घूर्णन कहते हैं बच्चों, जितना वो प्लस का था उतना ही माइनस का हो गया इस नीचे वाले कार्बन की वजह से, इसलिए बच्चों ओवरऑल इसका स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा बच्चों, वो कितना रहेगा सर, जीरो रहने की वजह से इंटरनल कंपनसेशन। मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल भी अंदर ही अंदर है, ये मॉलिक्यूल भी इस कंपाउंड में, ये वाला भी कार्बन इसी में है, इसलिए इसको इंटरनल कंपनसेशन कहेंगे, एक्सटर्नल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों सर, इंटरनल कंपनसेशन होता है, ठीक है बच्चों। ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से मिजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव रहते हैं, और एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से जो मेरे ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव रहते हैं बच्चों, वो होते हैं अपने पास कौन से सर, ये रहता है अपने पास रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिक्सचर जो है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। ओके सर, अब अपन लोग बात करते हैं द मॉलिक्यूल इट कैन बी सेपरेटेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव पेयर ऑफ आइसोमर्स। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, हमेशा और हमेशा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मिजो आइसोमर्स आर कायरल। कायरल नहीं रहता बच्चों, ये एकायरल रहता है, ठीक है, इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, और ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई ये मेरा एक सिंगल कंपाउंड रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं, इट इज ए सिंगल कंपाउंड। ये क्या रहता है सर, ये मेरा एक सिंगल कंपाउंड
रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, इट इज ए सिंगल कंपाउंड, ये एक एकल यौगिक रहता है। ये बच्चों एकल यौगिक है, इसी एकल पूरे पूरे कंपाउंड में ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वाले सारे ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों मेरे गलत थे। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कशन करता हूं बच्चों, ये रहा अपना पास अगला क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, की अभिक्रिया का उत्पाद अनुमानित कीजिए। ये बच्चों एक्चुअल में अपने एल्काइन के कोरेस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करवा रहा है। अब एल्काइन की इसने केमिकल रिएक्शन कौन सी पूछी है सर, यहाँ पर O3 दे रखा है और साथ में सर H2O2 है और सर H जिंक दे रखा है। और जब इस तरह की बच्चों आपसे ये रिएक्शन पूछ ले तो कौन सी रिएक्शन होती है सर, ये वाली रिएक्शन है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास ओजोनोलाइसिस दे रखा है। क्या दे रखा है सर, ओजोनोलाइसिस दे रखा है। अब ये जिंक नहीं देता प्यारे विद्यार्थियों और डायरेक्ट मेरा ये दे देता H2O, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता सर, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता बच्चों 2 मोल फॉर्मिक एसिड के अपने फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि इसने जिंक दे रखा है तो पार्शियली इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये बच्चों बन जाएगा मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड O, इस इधर कार्बन के पास हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ग्लाइऑक्सेल। क्या बन जाएगा सर, ग्लाइऑक्सेल बन जाएगा 2 एल्डिहाइड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें सर, कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, पार्शियली ऑक्सीडेशन हो जाएगी जिंक की उपस्थिति कारण। यदि जिंक नहीं रहता तो ये कंप्लीटली बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाते सर, कार्बोक्सिलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड में मेरे कन्वर्ट हो जाते, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते। तो ये बच्चों अपने पास सिंपल ऑक्सीडेशन करना था। आप लोगों को यही पता रहता ना कि भाई ये ऑक्सीडेशन करता है तो आप लोग इसको पूर्णतः सही कर दे देते, नहीं आप इसको एल्केन तो बन ही नहीं सकता था, ये वाला भी नहीं बन सकता एल्किन, ये वाला है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा यार, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग रूप से ऑक्सीडाइज होंगे, इसका भी ऑक्सीडाइजेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। इसने क्या किया है कि एक का तो ऑक्सीडेशन कर दिया, दूसरा ऑक्सीडेशन नहीं किया, ये कभी नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। जब भी ओजोन अपघटन या ओजोनोलाइसिस प्रोसेस संपन्न होती है प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक कार्बन एटम कोरेस्पॉन्डिंग में ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीडेशन की ही प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर O3 अपन को दे रखा है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास बच्चों ये रहा कि रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड, कि लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है। तो अपन को पता है कि लोहा जो बच्चों बहुत ही सक्रिय धातु होती है, वो वायु की या फिर मैं यूं कहूं नमी की उपस्थिति के कारण वायुमंडल में O2 के साथ और H2 के साथ रिएक्शन करके प्यारे विद्यार्थियों अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर देता है, जिसको रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, रस्ट या संक्षारण कहा जाता है। और ये रस्ट या संक्षारण या कोरोजन प्यारे विद्यार्थियों एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या इस तरह कंपाउंड बन जाते हैं। यदि मैं बात करूं रस्ट क्या रहता है सर अपने पास, सर रस्ट या जंग लगना होता है सर Fe2O3 और सर डॉट X2O, ये एक कैसी है सर, रस्ट या फिर कोरोजन सर एक मेरे पास एक तरह की प्रोसेस होती है। कौन सी सर, केमिकल रिएक्शन रहती है, केमिकल जो है वो रिएक्शन होती है किसके साथ सर, केमिकल रिएक्शन रहती है, मेरे पास आयरन होता है सर, O2 रहती है और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इस तरह कंपाउंड बन जाते हैं। इसीलिए मेरे पास प्यारे विद्यार्थी लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है सर, संक्षारण कहलाता है। और सर ये एक मेरे पास रासायनिक परिवर्तन रहता है प्यारे विद्यार्थियों, एक कोरोजन है और ये केमिकल मेरा चेंज रहता है। इसका सी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो लोहे पर जंग लगना या रस्ट लगना बच्चों एक संक्षारण कहलाता है और ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स मेरा सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास सॉलिड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग की एमजीओ में होती है, कि एमजीओ मेरा जो आयनिक सॉलिड है अपने सॉलिड स्टेट में उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। और जब आयोनिक सॉलिड की अपन लोग स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने पास जो फेमस है जैसे NaCl हो गया, ठीक है, N2O हो गया, CF2 हो गया, ठीक है, N2O हो गया, इस तरह से बच्चों बहुत सारे होते हैं, सीजियम क्लोराइड रह गए। तो इस तरह के आयनिक सॉलिडों का अपन लोग स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जो मेरा एनायन और कैटायन रहते हैं, आयनिक में क्या क्या रहेंगे सर, एक कैटायन मोइटी होती है, एक एनायन रहती है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास जो एनायन रहता है ना स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक कॉन्सेप्ट कि इन आयोनिक सॉलिड मेरे पास जो बच्चों एनायन है वो बनाता है सर क्या सर, लेटिस का फॉर्मेशन करता है। किसका बनाता है सर, लेटिस फॉर्मेशन करता है। ये मतलब क्या है सर, मतलब ये कि ये यूनिट सेल का निर्माण करेगा।
यूनिट सेल बनाता है, ठीक है, जिसमें बच्चों मेरा कैटायन रहेगा। और इसमें कैटायन का क्या कार्य रहेगा सर? कैटायन जो है इसमें प्रेजेंट इन वॉइड, कि सर ये जो है मेरा प्रेजेंट इन वॉइड में रहता है, रिक्तिका में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ओके सर, तो मुझे पता है कि यदि मैं बात करूं इसकी, सबसे पहले लेते हैं NaCl की। तो NaCl में बच्चों अपन को पता है कि एक तो होता है Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस जालक का निर्माण करेगा या यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो सर ये FCC का निर्माण करता है। और इसमें Na प्लस क्या होता है बच्चों? सर Na प्लस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहती है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास NaCl की। ठीक उसी तरह से अपने पास होता है सीजियम क्लोराइड। इस सीजियम क्लोराइड को यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करने का प्रयास करूं तो ये सेम कैसा आ जाएगा? इसमें Cl माइनस जो जाला का निर्माण करेगा, किसका सर? ये बनाती है अपने पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा Cl माइनस, और मेरा सीजियम प्लस बच्चों वॉइड में उपस्थित रहेगा। जिस तरह से Na प्लस वॉइड में था, इसी तरह से बच्चों ये भी मेरे पास क्यूबिक वॉइड में अवेलेबल रहता है, कहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से यदि मैं ZnS की बात करूं तो अपने पास आ जाएगा ZnS का प्यारे विद्यार्थियों S-2 जो है स्टूडेंट्स किस में रहती है सर? S-2 CCP में रहेगी, यहाँ बच्चों अपने पास रहेगी FCC में। और मेरा जिंक प्लस 2 जो है बच्चों वो रहेगा सर मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, ठीक है। अब इसी तरह को बच्चों कॉन्सेप्ट को समझते हुए मुझे आप लोगों से ये चीज बतानी है कि प्यारे बच्चों, कि सर प्यारे बच्चों अपने पास जो ये है कंपाउंड अपना, कौन सा सर? ये जो कंपाउंड दे रखा है इसने MgO। इस MgO में प्यारे बच्चों मेरे पास जो है O-2 जो है सर वो इस सेम स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब क्या रहेगा सर? FCC या CCP बनाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका Mg+2 जो केटायन है बच्चों, वो वॉइड में रहेगा। कौन से वॉइड में सर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। तो ये किसकी तरह की स्ट्रक्चर है? क्या ये जिंक Zn जैसा है? नहीं सर, ZnS में तो मेरा Mg+2 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहना चाहिए था, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक सर। ओके सर, अब बात करते हैं सीजियम क्लोराइड की। क्या सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूबिक है? यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है? नहीं है सर, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तो ये बच्चों NaCl की जैसी स्ट्रक्चर रखता है। इस NaCl में Na प्लस जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, उसी तरह से ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन। और ये बच्चों FCC या CCP बना रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी बच्चों FCCP या CCP बना रहा है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर बच्चों कैसी रहेगी सर? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने पास प्यारे विद्यार्थियों NaCl टाइप की स्ट्रक्चर रहती है सर, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके सर, तो ये बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। ओके सर, डी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली सही है। NaCl की जैसी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, किसकी? MgO की, ठीक है बच्चों। ओके सर, अब अपन लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ये रहा अपने पास, पहले इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर आयोनिक सॉलिड, कि आयोनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या मेरी संभव नहीं है। अब अपन को पता है कि जब अपन लोग कोऑर्डिनेशन का इसमें सॉरी आयोनिक सॉलिड स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन लोग ये देखते हैं कि मेरा जो कैटायन है वो वॉइड में जाता है सर, चाहे वॉइड मेरा ऑक्टाहेड्रल हो, चाहे क्यूबिक हो या टेट्राहेड्रल हो, इस तरह के वॉइड में जाता है। अब उस वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग प्यारे विद्यार्थियों डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सॉलिडों की स्ट्रक्चर अलग अलग रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके सर, अब अपन को पता है कि जब अपन लोग आयनिक सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उसमें रेडियस रेशियो निकालते हैं। वहां पर क्या लिखते हैं सर? यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर लिखते हैं बच्चों अपने पास रेडियस रेशियो क्या रहता है बच्चों, उसको अपन लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3, फिर लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं बच्चों 6, और फिर लिखते हैं सर 8। इसके कोरेस्पॉन्डिंग वॉइड क्या रहता है सर? यहाँ पर रहता है बच्चों मेरे पास ट्राइंगुलर वॉइड। क्या रहता है सर? ट्राइंगुलर वॉइड होता है। मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ऐसे वॉइड जो 3 प्रकार के एटमों से मिलकर बना हुआ वॉइड ट्राइंगुलर वॉइड कहलाता है। ये होता है बच्चों अपने पास चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय वॉइड। और ये होता है अपने पास अष्टफलकीय वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये होता है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास घनीय या क्यूबिक वॉइड होता है। तो इसमें बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कभी नहीं आ सकता, उसके लिए बच्चों रेडियस रेशियो डिसाइड ही नहीं रहता। इनके लिए बच्चों हमेशा रेडियस रेशियो की वैल्यू रहती है। जैसे मैं आप लोगों से इसका बताने का प्रयास करूं तो ये कितना रहता है सर? ये होता है बच्चों अपने पास 0.15
0.115 से लेकर के बच्चों 0.225 और ये रह जाएगा सर 0.225 से 0.414, ठीक है। और ये आ जाएगा सर 0.414 से 0.732 और ये 0.732 से लेकर के बच्चों 1 तक मेरी वैल्यू आती है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये चीजें अपन लोग डिस्कशन करते हैं कि 0.115 से लेकर के 0.225 तक ये सारी चीजें बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए और 8 के लिए बच्चों पॉसिबल है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 5 जो है कभी भी डिसाइड नहीं होता। इसके कोरेस्पॉन्डिंग न तो कोई वर्ड बनता है और न ही प्यारे विद्यार्थियों रेडियस रेशियो की कुछ वैल्यू होती है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आ जाएगा 5 और इसके लिए बच्चों कभी भी मेरा रेडियस रेशियो डिसाइड या कोऑर्डिनेशन नंबर संभव नहीं है, इसलिए बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन एजीसीएल, कि एजीसीएल में निम्न में से कौन सी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। अब बच्चों अपन को पता है कि त्रुटियां दो प्रकार की होती है, या तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है या शॉर्ट की है या अंतरकाशी दोष है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट उन प्रकार के आयनिक सॉलिडों में पाया जाता है बच्चों जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होते हैं या जिनकी केटाइन की साइज और एनायन की साइज बच्चों बराबर रहती है, उनमें पाया जाता है बच्चों मेरे पास शॉर्ट की डिफेक्ट। तो मैं यदि आप लोगों से डिस्कशन करूं तो शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट्स के अपने पास एग्जाम्पल आते हैं प्यारे बच्चों, वो आते हैं सर सबसे पहले मेरे पास NaCl, दूसरा है बच्चों मेरे पास सीजियम क्लोराइड और है बच्चों अपने पास AgBr और सबसे लास्ट में आता है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास NaI। इस तरह से बच्चों ये मेरे पास शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या क्या उनका डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले मैंने शॉर्ट के डिफेक्ट में आप लोगों से किस चीज का डिस्कशन किया था सर? आपने ये बताया था कि शॉर्ट के डिफेक्ट जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर हाई वालों के लिए कार्य करता है। कैसे? ये बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर अपन कह सकते हैं कि 6 के लिए एंड 8 के लिए काम करेगा। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों रेडियस ऑफ कैटायन की ऑलमोस्ट इक्वल रहती है बच्चों रेडियस ऑफ एनायन की। मतलब क्या है कि कैटायन की और एनायन की साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, किसमें? शॉर्ट के डिफेक्ट में, इस वाले डिफेक्ट में। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है सर? 4 रहता है, यहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि यहाँ पर बच्चों कैटायन की साइज जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्यारे विद्यार्थियों एनायन की साइज से। मतलब कैटायन जो है वो सर मेरा छोटा रहता है या स्मॉल साइज का रहता है। किसके केस में प्यारे विद्यार्थियों? सर फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में स्टूडेंट्स मेरा जो कैटायन रहता है बच्चों वो छोटी साइज का मेरा रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू शॉर्ट की डिफेक्ट में। और यहां पर इसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे बच्चों? सर इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे मेरे पास वो इस तरह से रहेंगे। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे मेरे पास सर AgCl, AgBr, AgI और प्यारे विद्यार्थियों ZnS, जिंक सल्फाइड जो है वो सर इस तरह के एग्जाम्पल बनाता है। और कहीं ना कहीं फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों इस तरह के सारे आयनिक कंपाउंडों में मुझे शो होता है। यहाँ पर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों 4। ये प्यारे विद्यार्थियों फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट यदि मैं और आपको लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो एक्चुअल में फ्रैंकल डिफेक्ट में हुआ क्या है सर? फ्रैंकल डिफेक्ट में बच्चों अपने पास हुआ ये है कि यहाँ पर जो कैटायन अवेलेबल था ना बच्चों, सर यहाँ पर जो कैटायन अवेलेबल था, यहाँ पर ये कैटायन था बच्चों, ये फुदक के अंदर चला गया। कहां पे सर? इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। कैटायन कहां पे जाता है सर? कैटायन जाता है अपने पास बच्चों इंटरस्टिशियल साइड के दौरान, ठीक है। कैटायन जब इंटरस्टिशियल अंतरकाशी स्थानों में चला जाता है, क्यों चला गया कैटायन? इसीलिए चला गया प्यारे विद्यार्थियों कैटायन क्योंकि इसकी साइज छोटी थी। तो बच्चों अपन लोग फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि शॉर्ट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहना चाहिए और मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर प्यारे विद्यार्थियों मेरा लो रहना चाहिए, मतलब 4, और इसके लिए 6 एंड 8 रहना चाहिए। इसके लिए कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहती है और यहाँ पर बच्चों कैटायन की साइज बहुत कम रहती है, या फिर मैं यूं कहूं कि कैटायन मेरा छोटा रहता है। और इसके ये प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल NaCl, इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल है AgHCl है, AgBr है, AgI और ZnS है, ठीक है। अब मैं आपको फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअल में किस तरह से रहता है उसको समझाता हूं। फ्रैंकल डिफेक्ट में यहाँ पर कैटायन क्या था कि सर कैटायन जो है मेरा इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया था, अंतरकाशीय स्थल में चले जाने की वजह से यहाँ पर बच्चों कैटायन क्यों गया? क्योंकि सर इसकी साइज स्मॉल थी। इसकी साइज बच्चों छोटी होने की वजह से ये कूद के बच्चों यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड में चला गया।
तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ सर? कैटायन अपनी जगह छोड़ करके इसमें चला गया क्योंकि सर इसकी साइज छोटी थी। तो सबसे पहले आप लोग एजीसीएल में कौन सा पाया जाता है? सर एजीसीएल में मेरा जो पाया जाता है डिफेक्ट वो होता है फ्रैंकल। कौन सा होता है बच्चों? सर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ? कैटायन या एनायन? सर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कैटायन। क्यों हुआ? क्योंकि कैटायन की सर साइज छोटी है, इसको अपने स्थान से निकल के अंतरकाशीय स्थलों में आना बच्चों आसान रहता है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये कैटायन हो जाएगा। एनायन जो है वो नहीं जाएगा। कैटायन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? इसका सर ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट इन्वॉल्विंग कैटायन। कैटायन के जाने की वजह से बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट मेरा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब बच्चों पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ पी नोट एंड पी आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली एंड N1 and N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रेस्पेक्टिवली, देन अपन को बच्चों यहां पर ये कह रहा है कि एक है मेरे पास विलायक जिसका वेपर प्रेशर है पी नोट और दूसरा है बच्चों सॉल्यूशन। यदि मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो इसका वेपर प्रेशर है प्यारे विद्यार्थियों पी नोट, और यहां पर है मेरे पास सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर है प्यारे विद्यार्थियों पी। और यहां पर यदि मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन की, मोल भिन्न की यदि बात करूं तो यहां पर है मोल 1 बच्चों N1 और यहां पर है स्टूडेंट्स N2। और यदि ये फर्दर आप लोगों से अच्छे से डिस्कशन करवाया जाए तो मुझे पता है कि पी टोटल बराबर रहता है प्यारे विद्यार्थियों पी ए के और प्लस सर पी बी के। पी ए किसका था? ये था सर सॉल्वेंट का, और ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास सोल्यूट का। अब अपन को कहीं कोई सोल्यूट का वेपर प्रेशर तो दिया नहीं है, इसलिए बच्चों पी जो है वो बराबर हो जाएगा मेरे पास सर इस पी के। पी कौन सा है सर? पी नोट इंटू बच्चों इसका N1। इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं सर? इसके मोल फ्रैक्शन है N1। तो P जो है बराबर हो जाएगा P नोट और N1। ये किसका था? ये सर सॉल्वेंट का था, और ये होता है प्यारे विद्यार्थियों अपनों को पता है कि इसका भी सॉल्वेंट का हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में पी ए क्या था सर? पी ए जो था प्यारे विद्यार्थियों समानुपाती रहता है मोल फ्रैक्शन के, और यदि मैंने जैसे ही इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा पी नोट इंटू आ जाएगा एक्स। एक्स बच्चों ए है, तो एक्स ए की जगह पर क्या लिखना है अपन को? एक्स ए की जगह पे लिखना है सर N1। तो यही तो राउट का नियम कहता है कि राउट का नियम ये कहता है कि पी टोटल जो होता है पी ए और प्लस पी बी के बराबर होता है। और राउट के नियम के अनुसार किसी भी सॉल्वेंट का या कॉन्स्टिट्यूएंट का, या सॉल्वेंट की बात करूं या सोल्यूट की बात करूं, तो उसका जो मेरा वेपर प्रेशर रहता है वो समानुपाती होता है किसके? सर मोल फ्रैक्शन के बराबर रहता है। और जैसे ही मैंने समानुपाती चिन्ह हटाया प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर आएगा मेरे पास पी नोट ए। अब मुझे पता है कि यहाँ पर इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं सोल्यूट का, सब कुछ सॉल्वेंट का दे रखा है। तो ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और उसका बच्चों मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। पी नोट किसका था सर? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये उसके मोल फ्रैक्शन है बच्चों सॉल्वेंट के मेरे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। ये सॉल्वेंट का था वेपर प्रेशर और ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं कोई समस्या नहीं है बच्चों। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस इनिशियली एट 300 केल्विन इज हीटेड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 600 केल्विन एंड द फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम, द फाइनल प्रेशर इज टू द इनिशियल प्रेशर। अब इसने कहा क्या है कि मेरे पास कोई एक आइडियल गैस है प्यारे बच्चों, और इस आइडियल गैस में इसने क्या क्या चेंज कर रखा है सर? वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर चेंज किया और टेम्परेचर चेंज किया। और जब प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि अपने पास गैस के कोरेस्पॉन्डिंग टोटल 4 वेरिएबल रहता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और होता है बच्चों अपने पास नंबर ऑफ मोल। ये रहते हैं मेरे पास बच्चों वेरिएबल गैस के। अब इनमें से अपन लोग दो को तो रखते हैं कांस्टेंट, और दो को चेंज करने पर अपन को भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों गैसियस नियम प्राप्त होते हैं, जैसे बॉयल नियम हो गया, गेसुलाग नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया और आवेगाड्रो नियम हो गया। अलग अलग प्रकार के मैं नियम को प्रयोग में लेते हुए बच्चों ये प्रकार के जो है लो आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। ठीक है, वहां पर मैं दो को चेंज करता हूं और दो मेरे नियत या कांस्टेंट रहते हैं, तब जाकर के मैं इन नियमों का प्रयोग करता हूं। लेकिन मजेदार बात एक ये कि यहां पर तो मेरे सारे के सारे वेरिएबल प्यारे विद्यार्थियों चेंज हो रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक जो है कांस्टेंट है, बाकी वाले सारे चेंज हो रहे हैं। यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चों? सर कांस्टेंट है एन। मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ मोल मेरे नियत है, नंबर ऑफ मोल प्यारे विद्यार्थियों कांस्टेंट है या नियत है। जब इस तरह की वैल्यू में यदि कांस्टेंट या नियत लेने का प्रयास करूं तो कौन सा इक्वेशन मेरे दिमाग में आता है सर? इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था का समीकरण जो है वो काम में आता है। ठीक है, अवस्था का समीकरण काम आता है, इक्वेशन स्टेट मेरा काम में आता है।
अब ये इक्वेशन स्टेट मेरा कैसा फॉर्मूला रहता है सर, ये होता है P1, यहाँ पर एक्चुअल बराबर क्या है सर, N1 और N2 जो है, या N इनिशियल के और N फाइनल के बच्चों मेरे बराबर है। उसके कोरेस्पॉन्डिंग यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो सर P1 V1 अपॉन में आ जाएगा बच्चों P1 V1 और T1, यहाँ पर आ जाएगा P2 इंटू V2 अपॉन में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों T2। ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज में लेते हुए मैं इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर लूंगा, ठीक है। ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूला है एक्चुअल में क्या है कि सर P1 V1 अपॉन T1 इंटू P2 इंटू V2 अपॉन में प्यारे विद्यार्थियों T2, ठीक है। इस तरह की यदि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने का प्रयास करूं तो प्रेशर कितना है P1 अपन को पता करना है, V1 कितना है सर, मुझे पता है कि V2 जो है वो डबल है किसका सर, ये रहा प्यारे विद्यार्थियों कि वॉल्यूम है फाइनल वो डबल है किसका, इनिशियल का, मतलब प्रारंभिक आयतन का मेरा डबल है फाइनल का आयतन, ये रहा बच्चों। तो यहां पर भी V1 आ जाएगा। T1 टेम्परेचर कितना है सर, इनिशियली टेम्परेचर है अपने पास 300 केल्विन। अब P2 अपन को ज्ञात करना है, V2 आ जाएगा बच्चों 2 V1 और ये आ जाएगा मेरे पास 600 केल्विन। यहां से ये गया और V1 से V1 चला जाएगा और ये बच्चों चला जाएगा 2 बार और ये इधर से इधर चला गया। तो बच्चों P1 जो है वो P2 के बराबर आ गया कि जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर के बराबर रहेगा। इस समीकरण का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा सेम। यहाँ सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए। तो प्यारे बच्चों इसका अपना ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल शांत है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को धीरे से देख लीजिए बच्चों कि जब अपने इस गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में अपने मेनली बच्चों 4 वेरिएबल रहते हैं सर। अब इस चारों वेरिएबल में जनरली जो अपने लो फॉलो होते हैं वो 2 वेरिएबल कांस्टेंट रखते हुए 2 अन्य वेरिएबलों में चेंज करता है और कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों अपने जो लो काम आते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन से बच्चों टेम्परेचर भी चेंज करवा लिया, प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया। जब मेरे तीनों के तीनों वेरिएबल चेंज हो जाए प्यारे बच्चों, तब अपन को जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन काम में लेना है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें मैंने N1 और N बच्चों क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सर मोल ऑफ इनिशियल और फाइनल के बच्चों बराबर ले लिए। या फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि N सर इनिशियल इक्वल टू N फाइनल जब बराबर हो जाते हैं तो ये वाला मेरा फॉर्मूला लग गया P1 इंटू V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन T2 वाला फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए बच्चों मैंने इस पूरे के पूरे जो है इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, अपन को डाटा इसने ऑलरेडी दे रखा था और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो मैंने देख लिया कि मेरा P1 जो है वो P2 के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि सर मैंने ये सारी कंडीशन चेंज करने के बावजूद जो मेरा प्रेशर पहले वाला था वो ही सर प्रेशर लास्ट वाला रहेगा, या P1 इक्वल टू P2 रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था और इसको अपन लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों इन डेप्थ में समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गैसियस स्टेट से क्या कह रहा है कि परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसकी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यह नियम है कि द टोटल प्रेशर exerted by a number of non-reactive gases in equal to the sum of their partial pressure, the law is known as। बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि मेरे एक कंटेनर है और उस कंटेनर में बहुत सारी गैस से भरी हुई है और मुझे उस पर्टिकुलर कंटेनर का या उस पर्टिकुलर पात्र का बच्चों मुझे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो उसका पर्टिकुलर बच्चों टोटल प्रेशर उसमें उपस्थित प्रत्येक कंपोनेंट के कोरेस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर रहता है। और ये नियम दिया था बच्चों डाल्टन जी ने। डाल्टन जी ने ये कहा था कि प्यारे साथियों कि मेरा जो नियम होता है किसी भी गैसियस स्पीशीज का जो टोटल प्रेशर है प्यारे विद्यार्थियों उसमें उपस्थित प्रत्येक जो मेरी क्वांटिटी है या जो प्रत्येक गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है। यह नियम दिया था बच्चों डाल्टन ने। डाल्टन के नियम के अनुसार कि पी टोटल इक्वल टू बच्चों पी ए प्लस बच्चों पी बी और प्लस पी एन पी सी, इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों पी एन तक चला जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कंटेनर में उपस्थित प्रत्येक गैस का टोटल जोड़ जो होता है वो प्रेशर के बराबर रहता है। मतलब प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर थोड़ा इसका ऐड होगा, थोड़ा इसका और थोड़ा इसका, इन सभी गैसों के बच्चों पार्शियल प्रेशर को सम करना है ऐड करते हुए जो क्वांटिटी मेरे को प्राप्त होगी प्यारे बच्चों वो रहेगी अपने पास पी टोटल या कुल अपन कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर। यही तो कह रहा है कि कुल दाब जो है उनकी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर रहता है।
ये नियम दिया था बच्चों डाल्टन का नियम। और यदि मैं बात करूं बॉयल का नियम क्या था, तो सर बॉयल का नियम था मेरे पास प्यारे बच्चों, सर वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के, या प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती रहता है वॉल्यूम। इस तरह से बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाड्रो का नियम, ये प्यारे बच्चों ये क्वांटिटी जो है पी, वी एंड टी से आपस में कोरिलेट करते हुए इन नियमों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे इनके किस तरह से ग्राफ बनते हैं, इनके न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं, इनका प्रत्येक का डिटेल में अपन लोग जो है एनालिसिस करेंगे। और एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों गैसियस लॉ से फिक्स अपन से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपना डाल्टन का नियम। डाल्टन ने यह कहा था कि इनके पार्शियल प्रेशर के बराबर रहता है। और यदि आपको डाल्टन का नियम नहीं भी पता होता ना बच्चों, तो भी आप इनको सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कैसे सर, कि ऐसे बच्चों कि यहाँ पर बॉयल का नियम तो अपन को पता है, चार्ल्स का नियम भी पता है कि भाई आवोगाड्रो पी एंड वी के बारे में बात करता है, और चार्ल्स का नियम जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करता है, और प्यारे बच्चों बॉयल का नियम जो होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम की बात करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल पे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर सबसे अधिक होगी। तो अपन को पता है प्यारे बच्चों की विसरण और होता क्या है कि सर डिफ्यूजन वो किसी भी गैस की प्रॉपर्टी रहती है जिसकी बच्चों गैस का डिफ्यूजन होना, मतलब गैस का प्यारे विद्यार्थियों मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह गैस का प्रसारित होना, बच्चों गैस का फैलाव होना, जितनी ज्यादा गैस का फैलाव होगा वो बच्चों उतनी उसकी विसरण दर अधिक कहलाती है। तो विसरण दर किस मात्रा पर निर्भर करती है, सर विसरण दर इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है, या किस वेग से या किस गति से वो बच्चों जल्दी से जल्दी मेरी एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो रहा है। तो ये किसके समानुपाती रहता है, सर ये समानुपाती रहता है प्यारे बच्चों अपने प्रेशर के, सर प्रेशर के समानुपाती रहता है, डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती रहता है, और बच्चों मोलर मास के भी व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज्यादा मैंने गैस के ऊपर प्रेशर लगा दिया वो उतनी आसानी के साथ विसरण दर गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको भारी कर दिया, मतलब गैस भारी हो गई है, उसका मोलर मास ज्यादा है प्यारे बच्चों, यहाँ उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो बच्चों कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट दो बच्चों मोलर मास, गैस के मोलर मास के बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा मोलर मास रहेगा उतना ही बच्चों रेट डिफ्यूजन की उतनी कम रहेगी। यहाँ रेट व्युत्क्रमानुपाती रहती है प्यारे बच्चों मोलर मास के, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में प्रेशर का, डेंसिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ जिक्र जिस बात का है वो है प्यारो बच्चों इस गैस की मेरी जो है नेचर चेंज हो रही है। अब गैस की जब नेचर चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका मोलर मास चेंज हो गया। अब सबसे पहले मैं इस प्रत्येक गैस के कोरेस्पॉन्डिंग उसका मोलर मास कैलकुलेट करता हूं, और ये जानने का प्रयास करता हूं कि इस एक्चुअल में इस गैस का मोलर मास है कितना। जितना मोलर मास ज्यादा होगा उस गैस की विसरण दर उतनी ही बच्चों कम हो जाएगी। यहाँ मतलब भारी गैस कम गति से आगे बढ़ेगी, और जो हल्की गैस होगी बच्चों वो आसानी के साथ बढ़ जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज पता है ना कि भाई भारी गैस है तो कम गति से आगे बढ़ेगी, और जो हल्की गैस होगी जिसकी डेंसिटी कम है, जिसका मास कम है, आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह आराम से बच्चों विस्तृत हो जाएगी। यहाँ पर मैं O2 के यदि मोलर मास की बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखता हूं मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना है सर 32 है। N2O का हो जाएगा CO2 निकालते ये 44 हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों, इसका होता है 14 से 3 हो जाएंगे सर 17 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ओके सर, यदि इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 28 प्लस है बच्चों 16, ये हो गया सर मेरे पास बच्चों, ये आ जाएगा 44। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ सर, सबसे ज्यादा इन दोनों गैसों का, फिर इसका, और सबसे कम सर NH3 का हो गया। तो मैं रेट ऑफ, यदि रेट ऑफ प्यारे बच्चों डिफ्यूजन की बात करूं तो सर वो गैस सबसे पहले आएगी, या उसकी विसरण की दर सबसे ज्यादा होगी सर, जिसका मेरा मोलर मास सबसे कम होगा। या सबसे हल्की गैस तेजी से या फास्ट रेट से बच्चों विस्तृत हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस है सर, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हो जाएगी NH3 की, और फिर आ जाएगा अपने पास बच्चों ये आ जाएगी O2, और फिर लास्ट में जो बचेगी वो बच जाएगी सर N2O, और फिर बच्चों एक CO2। इस तरह से प्यारे बच्चों ये मेरा कंप्लीट एक ऑर्डर हो गया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि हल्की गैस है सबसे ज्यादा, ये बच्चों क्या है सर, हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण बच्चों इसका वेट कम है, आसानी के साथ विस्तृत हो जाएगी। इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं कोई समस्या नहीं है, NH3 हल्की है इसीलिए जल्दी से विस्तृत हो जाएगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, कि आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब प्यारे बच्चों अपन को पता है कि आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आइडियल गैस का सर मैं द्रवीकरण नहीं कर सकता, इसका जिक्र मैंने अपन को पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए नहीं कर सकते प्यारे बच्चों क्योंकि आइडियल गैस में किसी भी तरह का न तो आकर्षण बल पाया जाता है और न ही प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, न अट्रैक्शन है न रिपल्सन है। इस वजह से ये आइडियल गैस मेरी लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब जब आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, तो उसके लिए बच्चों टीसी की वैल्यू जीरो रहती है, टीआई की वैल्यू जीरो और बच्चों म्यू जेटी की वैल्यू भी जीरो रहती है। यह बात हमेशा आप लोग याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं सर? इसके लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू, जूल सर थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो हो जाएगी। टीसी की जिसको क्या कहते हैं सर? म्यू जेटी कहते हैं, म्यू जूल थॉमसन कहते हैं। जो क्या होता है सर? ये होता है प्यारे बच्चों मेरे पास डेल टी अपॉन डेल पी और कांस्टेंट एंथैल्पी पर ये जीरो रहता है। किसके लिए सर? ये जीरो रहता है अपने पास रियल गैस के लिए, नहीं प्यारे बच्चों आइडियल गैस के लिए। आदर्श गैस की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो रहती है। और जूल थॉमसन कोफिशिएंट बच्चों उन गैसों के लिए एप्लीकेबल रहता है जिसको द्रवीकृत किया जा सकता है या जिसका लिक्विफाई पॉसिबल है, लेकिन आइडियल गैसों का लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्यारे बच्चों इसके लिए म्यू जेटी की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। या फिर मैं यूं कहूं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जिसको म्यू जेटी कहते हैं, इसकी बच्चों वैल्यू जो रहती है वो जीरो रहती है। क्या रहता है सर? ये डेल टी अपॉन डेल पी मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी पे इसकी वैल्यू बच्चों जीरो रहती है जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसके लिए टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू भी बच्चों जीरो रहती है। किसके लिए सर? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए बच्चों एक और टर्मिनोलॉजी जीरो रहती है, उसको मैं क्या कहता हूं सर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्यारे बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे ये वैल्यू भी जीरो रहती है। किसके लिए सर? ये बच्चों जीरो रहती है अपने पास इसे आइडियल गैस के लिए। इस वाले कॉन्सेप्ट भी बच्चों फॉलो किया जाता है। और यदि मैं आइडियल गैस की एक और प्रॉपर्टी की बात करूं तो अपने पास यह इसकी जगह मैं ले लूं डेल एच अपॉन डेल पी, मतलब एंथैल्पी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे ये वाली वैल्यू भी बच्चों जीरो रहती है। तो आइडियल गैस के लिए कौन कौन से टर्मिनोलॉजी जीरो है सर? मेरे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो रहती है। मतलब क्या हुआ सर? डेल टी अपॉन डेल पी की वैल्यू एट कांस्टेंट एंथैल्पी पे जीरो। ठीक है बच्चों। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी जीरो। और सर डेल एच अपॉन डेल पी भी बच्चों जीरो रहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस की बच्चों चारित्रिक विशेषता है ये थर्मोडायनेमिक्स का और अपने पास गैसेस स्टेट का कॉम्बिनेशन जो है वो इस प्रकार के कॉन्सेप्टों को समझने के लिए काम में आता है। ठीक है बच्चों। ओके सर। तो पहले वाले ऑप्शन को यदि मैं आप लोगों से बच्चों पढ़ने का प्रयास करूं तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई कि सर डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऋणात्मक है। भाई ऋणात्मक नहीं होगा, ये अपना बच्चों जीरो हो जाएगा क्योंकि अपन को पता है कि एंथैल्पी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू बच्चों जीरो रहती है। ठीक है। ओके सर। अब कह रहा है कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी पे बच्चों जीरो नहीं रहता। ये जीरो तो बच्चों ये होता है ये कांस्टेंट रहता है, इसके रेस्पेक्ट में अपन से पूछा है। अब की बात ये कह रहा है कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी पे जीरो है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास बच्चों म्यू जे टी मतलब क्या है कि सर जूल थॉमसन इफेक्ट की बात अपन से कर रहा है और ये बच्चों आइडियल गैस के लिए जीरो रहता है, लेकिन इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसों के लिए बच्चों रियल गैसों के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? सर रियल गैसों के लिए। इसकी बात करूं मैं तो डेल टी अपॉन डेल एच पी बच्चों जीरो रहता है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा अपना ये वाला। ठीक है बच्चों। ओके सर। कहीं कोई समस्या नहीं है। इस तरह से आप लोग बच्चों इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते थे। ये वाला ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं समस्या नहीं। ये आप लोगों बच्चों थोड़ा चीजें याद रखनी है कि एक्चुअल में आइडियल गैस का जब थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा ये जीरो क्यों हुआ, यदि ये इसकी वैल्यू किस तरह से क्या चेंज हुई, ये क्या है, इसको पूरा अपन जूल थॉमसन कोफिशिएंट को विथ एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ इसको डिटेल में अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अपने पास ये रहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, कि द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है ऑन टेम्परेचर बट नॉट ऑन वॉल्यूम बट नॉट ऑन टेम्परेचर, ऑन बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, नाइदर ऑन टेम्परेचर नॉर ऑन वॉल्यूम। ठीक है, कि द्रव का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है बच्चों। तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या बच्चों। वेपर प्रेशर सर वह प्रेशर है जो एक वेपर के द्वारा एक लिक्विड की सरफेस पे लगाया जाता है जब वेपर और लिक्विड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों। कॉन्सेप्ट सर ये है कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसके ऊपर सर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जब मेरा लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस प्रेशर को मैं क्या कहूंगा सर, इसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। और ये वेपर प्रेशर बच्चों केवल और केवल दो फैक्टर्सों पर ही डिपेंड करता है। कौन कौन से सर, जरा बताना तो बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को या वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, सबसे पहला कारक है प्यारे बच्चों वो है सर नेचर ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है कि किसी नेचर है, या फिर मैं यूं कहूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स, की उन पार्टिकल्स के मध्य किस तरह का मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब ये पहले वाला कंपोनेंट प्यारे बच्चों, इस तरह से मैं इसको यदि आप लोगों से सिंप्लीफाई मैनर में डिस्कशन करने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहता है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सर व्युत्क्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर के। ये किस तरह से रहता है उसको मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं प्यारे बच्चों, कि मेरा जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट्स वो व्युत्क्रमानुपाती रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ देयर लिक्विड। अब लिक्विड के मध्य प्यारे बच्चों जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि लिक्विड के पार्टिकल आपस में जितना अच्छे से बंधे हुए रहेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों उनको तोड़ने के लिए अपन को उतना ही ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। या फिर मैं यूं कहूं कि जब वो आपस में अच्छे से बंधे हुए हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो वेपर में जाए। जब लिक्विड के पार्टिकल आपस में अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बंधे हुए हैं, तो वो कतई नहीं चाहते हैं कि मैं वेपर में जाऊं, इसलिए अपन को ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेशर देना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्युत्क्रमानुपाती रहता है प्यारे विद्यार्थियों वेपर प्रेशर के। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो लिक्विड में उतने ज्यादा रहेंगे, वेपर में नहीं जाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों वेपर अवस्था ही नहीं बनी, वेपर फेज ही नहीं बनी, तो प्रेशर वो कैसे लगा पाएंगे लिक्विड की सरफेस पे। इसीलिए प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मेरे पास प्यारे विद्यार्थियों वेपर प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला कारक तो आप लोगों से मैंने डिस्कशन कर लिया है प्यारे बच्चों, कि नेचर ऑफ लिक्विड पे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन द अपन कह सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट दिए हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों अपने पास टेम्परेचर। कौन सा है स्टूडेंट सर, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो है ये तापमान वाला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से समझते हैं कि सर log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू स्टूडेंट्स डेल्टा T अपॉन T1 इंटू T2। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकता हूं कि प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मेरा जो वेपर प्रेशर है प्यारे विद्यार्थियों वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इस स्थिति में मेरा डेल्टा एच जो है स्टूडेंट्स, डेल्टा एच हमेशा और हमेशा सर पॉजिटिव होता है, कि हमेशा बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन ही मेरी संपन्न होती है। ठीक है, और जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया प्यारे बच्चों, तो सर लोग मेरा P2 अपॉन P1 भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्यारे विद्यार्थियों वेपर प्रेशर मेरा बढ़ता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर बच्चों सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और नहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका तूने जो है वॉल्यूम क्या लिया है, किसका वेसल का आयतन छोटा है बड़ा है, उस बात पे कभी कोई निर्भर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे निर्भर करता है। एक बात कि उसकी नेचर क्या है, या मतलब कितना अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरा कारण है प्यारे विद्यार्थियों टेम्परेचर। यदि तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यदि सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, जैसे ही तूने टेम्परेचर बढ़ाया
ठीक है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के बच्चों आपस में और अच्छे से काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त की, उतने ही बच्चों वो आपस में ज्यादा मोशन करते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे वेपर फेज में, और वहां से बच्चों ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड की सरफेस पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि ज्यादा है पार्टिकल्स के मध्य है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये कभी भी सरफेस एरिया पे निर्भर नहीं करता। एक और कॉन्सेप्ट है कि not depend upon surface area and volume of vessel। उस वेसल के बच्चों वॉल्यूम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, न तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों वॉल्यूम ऑफ वेसल पे मेरा निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये है कि ये निर्भर करता है ऑन टेम्परेचर बट नॉट ऑन द वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। चाहे तो कितना भी वॉल्यूम ले, उसका पर्टिकुलर बच्चों वेपर प्रेशर मेरा फिक्स रहेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका जो अपना आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने पास अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि निम्न कथनों में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, सरफेस टेंशन इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन वेनिसेज एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव और टेम्परेचर के मध्य बच्चों ये चीजें कोरिलेट कर रहा है। और जब अपन लोग लिक्विड स्टेट को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो सरफेस टेंशन है क्या कि सरफेस पे उपस्थित मॉलिक्यूलों पर लगने वाला विभिन्न प्रकार का आकर्षण बल प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है सर? सरफेस टेंशन कहलाता है। और जितना ज्यादा बच्चों उसकी सरफेस रहेगी उसके ऊपर बच्चों आकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगता है। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या है सर? पृष्ठ तनाव, सर पृष्ठ तनाव रहता है मेरे पास प्यारे बच्चों एफ अपॉन एल। मतलब क्या है कि प्रति डिस्टेंस पे या उस लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस कण पर कितना ज्यादा लग रहा है, वो बच्चों होता है पृष्ठ तनाव। अब प्यारे विद्यार्थियों जितनी मेरी लेंथ कम होगी, जितनी लेंथ कम होगी उतना ही बच्चों पृष्ठ तनाव ज्यादा रखना पसंद करेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों लिक्विड के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी रहती है कि वो बहुत कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। इनकी क्या रहती है सर? लिक्विड की टेंडेंसी रहती है, लिक्विड हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। लिक्विड की सर ये टेंडेंसी रहती है कि मिनिमम एरिया जो है ऑक्यूपाई करे, ताकि उसकी लेंथ कम हो जाए, और जितनी लेंथ कम होगी उसका बच्चों सरफेस टेंशन जो है उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों अपन को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्यारे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्यारे विद्यार्थियों, तो सर सरफेस टेंशन की वैल्यू प्यारे बच्चों उतनी मेरी कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। क्यों कम होगी सर? मॉलिक्यूल जो है वो सर दूर दूर भागना पसंद करेंगे और इस पूरी सरफेस पे ऑक्यूपाई रह जाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बच्चों कम हो जाएगी। अपन को क्या करना है सर? मॉलिक्यूल पास पास रहे, उसका एरिया कम से कम रहे, इसलिए सरफेस टेंशन प्यारे बच्चों मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती रहता है बच्चों, सरफेस टेंशन के टेम्परेचर मेरे पास व्युत्क्रमानुपाती रहता है और इस सरफेस टेंशन के समानुपाती रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों इसके पास समानुपाती रहता है। ये वाली दो चीजें बच्चों हमेशा याद रखना आप लोग, कि इस तरह से अपन लोग जो है इसको अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, ओके सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या रहता है सर? डिक्रीज होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये वाला पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो पहला किस किस में है सर? पहला एक तो इसमें है और एक इसमें। अब देखते हैं अपन लोग बच्चों चौथा और तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या है? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव खत्म हो जाता है या क्रांतिक ताप पे पृष्ठ तनाव अधिकतम होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों क्रांतिक ताप पे पृष्ठ तनाव कम अधिक कैसे हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? टेम्परेचर को तुम यदि बढ़ा रहे हो तो हमेशा और हमेशा पृष्ठ तनाव कम रहता है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो रहा है। और जब टेम्परेचर को मैंने इतना कर दिया कि क्रांतिक ताप तक आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, उसमें बच्चों मेरा जो पृष्ठ तनाव है वो बच्चों नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है।
कोई प्रश्नाव नहीं रहता। इसको बच्चों डिटेल में अपन लोग एनालिसिस तब करेंगे जब इसकी थ्योरी को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मैं आपको पर्टिकुलर डायग्राम बना करके बच्चों अच्छे से पिक्टोरियल बना करके ये चीज समझाऊंगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेरा सरफेस टेंशन क्यों खत्म हुआ, क्यों बच्चों उसकी जो फिनोमेना हुई नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा था सरफेस टेंशन कम हुआ, लेकिन जैसे ही मैं क्रिटिकल टेम्परेचर लाया तो बच्चों प्रश्न तनाव बिल्कुल खत्म हो गया। इसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है उनका डिटेल में बच्चों एनालिसिस करेंगे जब इसकी पर्टिकुलर अपन लोग थ्योरी का पढ़ेंगे। आप लोग अभी ये ध्यान रखना कि ये वाले बच्चों कॉन्सेप्ट रहता है इस सरफेस टेंशन को समझने के लिए। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अपना ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। फोर्थ एंड वन स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों ये रहा अपने पास कि बॉयल्स लॉ में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, कि सर बॉयल का नियम जो है वो किस तरह से परिभाषित किया जाता है। अब बच्चों कुछ फॉर्म है बॉयल्स नियम की, आपको हमेशा याद रखनी। सबसे पहली क्या है कि सर बॉयल ने कहा था कि प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती रहता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल पे। ठीक है सर, जैसे मैंने समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और ये हो जाएगा सर 1/v के। ठीक है बच्चों, ओके सर। यदि मैंने 1/v इधर ले गया और प्यारे बच्चों ये इस तरह से ये एक फॉर्मूला इसका रहता है। दूसरा सर, दूसरा प्यारे बच्चों v1 p1 इंटू v1 इक्वल टू p2 इंटू v2, इस तरह का भी बच्चों फॉर्मूला रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता होनी ही चाहिए प्यारे बच्चों। क्या सर, डिफरेंशियल अपन को फॉर्म इसकी पता रहनी ही चाहिए। डिफरेंशियल इसकी फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इसकी फॉर्म क्या रहेगी सर, डिफरेंशियल फॉर्म इसकी है यदि मैंने सर इसको प्यारे बच्चों प्रेशर को और वॉल्यूम को बच्चों डीपी को यदि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये कांस्टेंट है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी पावर बच्चों मेरे पास स्क्वायर रहती है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इसकी डिफरेंशिएशन फॉर्म को। ठीक है बच्चों, ओके सर, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, वो अपन को बच्चों पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इसको इस तरह से लिखने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन इसकी ये फॉर्म कहलाती है, मतलब अवकलित जो इसका रूप है उसको मैंने लिखने का प्रयास किया। सबसे पहले अपन को बेसिक पता था कि भाई p इंटू वी कॉन्स्टेंट रहता है, p1 v1 इंटू p2 v2। ठीक है, और ये इसकी बच्चों अवकलित जो इसकी समीकरण है वो सर ये थी, यदि मैंने प्रेशर को इस वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग बच्चों अवकलित किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो मेरी फॉर्म क्या आ गई सर, माइनस का k अपॉन v स्क्वायर आ गया। इसमें बच्चों किस तरह से इसको इसका अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि अपना बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों वो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या ये नहीं है। ठीक है, ओके सर, ये बच्चों अपना बिल्कुल ऑप्शन सही है कि सर मेरा जो है बच्चों dp अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे माइनस सर k अपॉन v का स्क्वायर, ये वाला समीकरण बच्चों बिल्कुल सही है। ये इसका बच्चों डिफरेंशिएशन फॉर्म मेरी मानी जाती है। इसका हर एक नियम के कोरेस्पॉन्डिंग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किस तरह से फॉर्म कांस्टेंट रहती है, किस तरह से ग्राफ बनते हैं और प्रत्येक बच्चों फॉर्म को आराम से डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज इस क्लास में अपन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिटेल में एनालिसिस किया और प्रत्येक क्वेश्चनों को आराम से समझते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया और ये भी देखा कि हर एक टॉपिक को कहीं ना कहीं कर्मचारी बोर्ड बच्चों टच कर रहा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज इस क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।